इनका परिचय हम सब लोग कालजयी का उत्सव मनाने के लिए एकत्रित हुए हैं और ये भावपूर्ण उत्सव है। इसमें उल्लास भी है, आनंद भी है, थोड़ा विषाद भी है। कालजयी एक तरह के संगीत का अवतरण थे और विषाद ये है कि उस तरह का अवतरण अब कभी होगा या नहीं। अशोक जी ने इस सत्र का नाम रखा उपस्थिति अनुपस्थिति। और जैसा आप जानते हैं, अशोक जी बिना उकसावा दिए कुछ नहीं करते हैं। हम लोगों को बोलने के लिए भी फंसा दिया गया। तो मैं कुछ अगले 2-4 मिनट इस उपस्थिति और अनुपस्थिति पे एक दो विचार आपके सामने रखना चाहता हूं। पहला उकसावा तो शायद यही हो कि मैं इस मंच पे क्यों खड़ा हूं। ना तो मेरी कोई योग्यता है संगीत में, ना हिंदी भाषा पे, ना अलंकार शास्त्र पे, ना इतिहास पे, ना कुमार गंधर्व जी से कोई परिचय है उस तरह का। लेकिन शायद अशोक जी की मंशा यही रही हो कि हम सब आके सुने और वो बोलने के प्रयास से जो सीखने को मिलता है उसमें सम्मिलित हों। लेकिन ये जो शब्द है उपस्थिति अनुपस्थिति, ये शायद हम सब पर जो आज यहां एकत्रित हुए हैं एक तरह से एक व्यंग है। जो कलाकार शब्दों की सीमाओं से परे हो, जो खुद जब चाहे जिस तरह से शब्द साध सके, जो किसी शब्द की सीमाओं से नहीं बंधा हो, उसकी शब्दों में व्याख्या करने के लिए हम उपस्थित हुए। ये एक तरह से असंगत और व्यंग सा लगता है। जो खुद एक मापदंड है, उसके मापदंडों का हम लोग विश्लेषण करें। शायद अशोक जी इस बात की ओर हमारा ध्यान दिलाना चाहते हैं कि कुमार गंधर्व के संगीत के संदर्भ में, उनकी कला के संदर्भ में, उनके दर्शन के संदर्भ में आलोचकों की कोई जगह नहीं है। कलाकार में अहम भाव हो सकता है, एक मैं का भाव हो सकता है, लेकिन कला में कभी अहम का भाव नहीं हो सकता। लेकिन आलोचना में ठीक उल्टा है। आलोचक में व्यक्तिगत विनम्रता हो सकती है, लेकिन आलोचक स्वतः ही अपने मूल आधार में एक अहम का भाव है। ये कमी रह गई, ये द्वंद्व रह गए। आलोचक कभी कभी मूल्यों के लिए आलोचना कर सकते हैं, कभी कभी सामाजिक न्याय के लिए आलोचना कर सकते हैं, कभी कभी इत्तेफाक से शायद वो कला के सहभागी बन सकते हैं। लेकिन अंततः जो आलोचना की प्रक्रिया है, जो आलोचना का रूप है, वो एक अहम को दर्शाता है। और शायद अशोक जी आखिर में हम सबसे यही कहलवाना चाहते हैं, द जोक इज ऑन ऑल ऑफ अस। क्या कहें कुमार जी के बारे में, सबने यही कहा कि जितने भी द्वंद्व थे वो उन सब द्वंद्वों से परे है। सब एक तरह से निरर्थक लगते हैं। लोक कला, शास्त्रीय संगीत, परंपरा, आधुनिकता, रचिता, स्फूर्ता, मौलिकता, परंपरा, मैं तो ये कहूंगा आध्यात्मिक और भौतिक का भी जो द्वंद्व है, वो भी कुमार गंधर्व के गायन से एकदम से बिल्कुल जैसे घुल मिल जाता है। तो अब किन शब्दों में क्या व्याख्या की जाए इस उपस्थिति की या इस अनुपस्थिति की? मेरा व्यक्तिगत विचार है, मैं एमेच्योर हूं, कोई, मैंने कहा जैसे कोई ना तो कोई तालीम है ना कोई समझ है, कि कल्पनी जी ने जो कहा कि कुमार गंधर्व के गायन में क्या विशेषता थी, क्यों वो इतने तरह लोगों को आकर्षित करते हैं अपनी ओर, व्हाट इज यूनिक अबाउट हिम। मेरा यह मानना है कि वो एक ऐसे गायक हैं कि जिस तरह से उन्होंने शब्द और राग का संबंध साधा और जिस तरह से तीव्र और उज्जवल ऊर्जा की तरह, कल्पनी जी से मैं सहमत हूं, एक आनंद है, एक ऊर्जा है
और एक बड़ी आनंदमयी ऊर्जा है उनके संगीत में, जैसे सारा ब्रह्मांड उनके शब्दों में स्पंदित हो गया हो। बंदिश और साहित्य उनके लिए महत्वपूर्ण थे और उन्होंने बंदिश और साहित्य दोनों को संगीत से बारीकी से समझाने की कोशिश करी। मैंने एक उत्साह के तौर पर लिखा था एक बार, मैं जब ये निमंत्रण आया था तो अशोक जी ने कहा था शायद टीएम कृष्णा जी यहां हो, तो उनके संदर्भ में टीएम कृष्णा ने एक बार लिखा था कि संगीत अनुभव में भाषा केवल ध्वनि के रूप में महत्वपूर्ण है, भाषाई रूप में नहीं। शब्दों की कल्पना संगीतमय रूप में की जानी चाहिए, काव्यात्मक और अर्थ के रूप में नहीं। लेकिन मैं ये मानता हूं कि जिस तरह से सुनने में आता है, कुमार जी का तो दर्शन था संगीत के बारे में, इसके ठीक विपरीत था। संगीत का अनुभव भाषाई रूप के बिना उपलब्ध हो सकता है किसी स्वरूप में, ऐसी बात नहीं है कि नहीं हो सकता। हम लोग कई चीजें सुनते हैं जिसका अर्थ नहीं समझ आता है, लेकिन संगीत केवल ध्वनि नहीं, वो एक अर्थ का माध्यम भी है। और आज जो हम लोग कुमार जी को सिर्फ उस संगीत के माध्यम से देखते हैं, एक वो जो अनुपस्थिति है जिसको आज हमने संजोने की कोशिश करी, वो अनुपस्थिति उस अर्थ की है। वो उसका अर्थ क्या है, क्या हम उस अर्थ को पा सकते हैं या नहीं। कई शास्त्रीय संगीतकार सुने हैं हर तरह के, लेकिन कुमार जी एक ऐसे लगते हैं जिनमें ऐसा लगता है कि संगीत का हर पहलू एक तरह से एक साथ केंद्रित हो गया हो। हम एमेच्योर्स जब संगीत सुनते हैं, पंडित नहीं, संगीत में क्या देखते हैं, उस गायकी में क्या देखते हैं, लय, अलंकार, भाव, तो किसी भी अच्छे गायक में रहता है। लेकिन कुमार जी के संगीत में कुछ विशेष है, न केवल लय, अलंकार, भाव है, एक तरह से इनोवेशन भी है, कह दीजिए एक तरह से कुछ नई चीज दिखाने का, नई चीज पकड़ने की अवधारणा है। लेकिन वो संगीत को एक तरह से काल के साथ, अवतरण के साथ, विस्तार के साथ, अनुभव के साथ और अंत में अस्तित्व की सच्चाई के साथ जोड़ता है। ऐसा संगीत बहुत मुश्किल से मिलता है। और ये जो उपस्थिति अनुपस्थिति का जो जिक्र किया है अशोक जी ने, वो एक प्रश्न ये खड़ा करता है कि क्या ये जो अलग अलग पहलू हैं उनके संगीत के, जिनको वो एक बिंदु में जोड़ते हैं, काल और लय तो सब समझ लेते हैं, अनुभव भी एक तरह से सब समझ लेते हैं, सुनने में अच्छा लगता है, कोई नई बात लगती है, लेकिन क्या आज हमारी सांस्कृतिक पृष्ठभूमि ऐसी है कि उस संगीत का जो जोड़ है उस काल से, सब कालजयी कहते हैं, कालजयी के भी अलग अलग मतलब लगाते हैं लोग, इसका अर्थ है क्या सनातन से, इटर्नल से, जिसने काल को पा लिया हो, काल पर विजय कर लिया हो, उससे। मेरा खुद का मानना है कि कुमार जी सही मायने में कालजयी इस सेंस में है कि कोई भी क्षण हो, कोई भी पल हो, उसका जो अर्थ है, उसकी जो प्रासंगिकता है, किसी और पल के संदर्भ में नहीं देखी जा सकती है। ये जो एक भाव वो प्रकट करते हैं, मतलब एक सुर में, कि उसकी प्रासंगिकता ये नहीं है कि वो किस पैटर्न में आ रहा है, इसका भविष्य से क्या वास्ता है। हर क्षण की अपनी प्रासंगिकता और उसका जो मूलभूत स्वरूप है, उसको जिस तरह से वो निचोड़ते हैं अपने संगीत में, वो एकदम एक तरह से अद्भुत है। और ये जो भाव है उनके संगीत में, जिसकी सांस्कृतिक पृष्ठभूमि शायद अब नहीं रह गई है, कि आप ये ना पूछें किसी चीज का प्रयोजन क्या है, इस वक्त का प्रयोजन क्या है, इस पल का प्रयोजन क्या है। सही वैराग्य और सही अस्तित्व की पहचान तभी आ सकती है जब आपका समय से जो रिश्ता है, जो समय से नाता है, वो यही कहे कि हर पल, जिस पल में आप हैं, उसी पल में सारा ब्रह्मांड और अस्तित्व है। उसके भविष्य की बात ना करें, उसके अतीत की बात ना करें।
और जो उपस्थिति और अनुपस्थिति की बात होती है वो यही बात होती है आज के संदर्भ में, कि क्या हमारी परंपरा, क्या हमारा जो सांस्कृतिक माहौल है वो ऐसी पृष्ठभूमि बना सकता है कि वो इस तरह के अस्तित्व का और काल के इस स्वरूप का अर्थ समझ सके, या फिर हम हमेशा प्रयोजन और प्रलोभन के हिसाब से जिस तरह से समय को देखते हैं उसमें उलझ के रह जाएं। मैं अंत में सिर्फ यही कहना चाहूंगा, मैं जानता हूं मैं आपके और समोसों और चाय के बीच में खड़ा हूं, इसलिए ज्यादा नहीं बोलूंगा, लेकिन उसके बीच में मैं भी हूं। एक पैसेज याद आता है विलियम जेम्स का, जो उन्होंने संगीत के बारे में लिखा था। शायद उनका अभिप्राय बीथोवन से था, लेकिन हमेशा कुमार जी के संदर्भ में याद आता है। मैं दोनों अंग्रेजी और हिंदी में पढ़ूंगा, हिंदी अनुवाद मेरा खुद का है। विलियम जेम्स ने यह लिखा था, म्यूजिक एट इट्स बेस्ट gives us ontological messages which non-musical criticism is unable to contradict. There is a verge of mind these things haunt, and whispers from them mingle with the operations of our understanding, even as the waters of the infinite ocean send their waves to break the pebbles that lie upon our shores. ये रहस्यमय सत्य द्वारा संगीत हमें ऐसे सत्ता मूलक संदेश देता है, और वो सत्ता और अस्तित्व, यथार्थ की बात जो है, जिसकी आलोचना खंडन करने में कोई और गैर संगीत शैली बिल्कुल असमर्थ है। मन का एक पहलू है जिसको वो उत्तेजित करता है, और इस संगीत की फुसफुसाहट हमारी समझ की क्रियाओं के साथ साथ भी घुल मिल जाती है। समझ की भी बात है। जैसे अनंत महासागर का पानी हमारी तटों पर पड़े कंकर पत्थरों को तोड़ने के लिए अपनी लहरें भेजता है, वैसा ही वो संगीत है। और जो उपस्थिति और अनुपस्थिति का सवाल ये है, वो ये है कि क्या आज के संदर्भ में हम सिर्फ वो कंकर पत्थर बटोरते रह जाएंगे, या उस महासागर को भी सुन पाएंगे जिनकी वजह से इन पत्थरों को वो स्वरूप में लाए।